हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी के पेपर के दृष्टिकोण से सेल कोशिका, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत और सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच of the following statements regarding cell theory serves as an exception to it and why? कोशिका सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका अपवाद है और क्यों? ठीक है, पहला है आपका बैक्टीरिया, बिकॉज दे लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जीवाणु क्योंकि उसमें एक अच्छी तरह से परिभाषित केंद्रक नहीं होता। अगला है आपका वायरसेस, बिकॉज दे लैक अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ देयर ओन। विषाणु वायरस क्योंकि उनमें कोशिकीय संरचना और अपनी चयापचयी प्रणाली नहीं होती। तीसरा साइनोबैक्टीरिया, बिकॉज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विदाउट क्लोरोप्लास्ट। साइनोबैक्टीरिया क्योंकि वे क्लोरोप्लास्ट के बिना प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है आरबीसीज, बिकॉज दे लॉस देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। आरबीसी क्योंकि वे परिपक्वता पर अपना केंद्र खो देते हैं। तो क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वायरस। तो अब देखते हैं फिर। सेल थ्योरी स्टेट्स डेट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। वायरसेस आर कंसीडर्ड एन एक्सेप्शन बिकॉज दे आर असेल्यूलर नॉन सेल्यूलर। देखिए, हमने जो वायरस वाले 3 वीडियो बनाए हैं, आपको ज़रूर देखने चाहिए। उस पर सारे एमसीक्यू वायरस के लगभग हमने कंप्लीट किए हैं, तो आप वो देख सकते हैं और उससे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, विषाणु को एक अपवाद माना जाता है क्योंकि वे अकोशिकीय नॉन सेल्यूलर होते हैं, जो केवल एक मेजबान जीव के भीतर जीवन के लक्षण दिखाते हैं और उनकी अपनी कोशिकीय प्रणाली नहीं होती। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं फिर। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस डज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट के किस विशिष्ट उपचरण के दौरान गैर समान क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर होता है? कहाँ होता है फिर? लैप्टोटिन में, जाइगोटिन में, पैकेटिन में या फिर डिप्लोटिन में? हमने पढ़ा था जब हमने यूनिट सेकंड को, जब हम उसको डिटेल में पढ़ रहे थे, कंसेप्ट जब हम क्लियर कर रहे थे, तो हमने उसमें पढ़ा था कौन सी अवस्था में होता है फिर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैकेटिन में। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 फैसिलिटेटेड बाय द एंजाइम रिकॉम्बिनेज। इट लीड्स टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच इज़ क्रूशियल फॉर वेरिएशन। क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन चरण के दौरान होता है, जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम द्वारा सुगम होता है। इससे आनुवंशिक पुनर्संयोजन होता है जो विभिन्नता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, if a cell has 24 chromosomes at G1 phase of the cell cycle, what will be the number of chromosomes and the amount of DNA after the S phase respectively? यदि किसी कोशिका में कोशिका चक्र के जीवन चरण में 24 गुणसूत्र है, तो एस चरण के बाद गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा क्रमशः क्या होगी? 24 गुणसूत्र और डीएनए की मात्रा समान रहेगी। 48 गुणसूत्र, डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाएगी। 24 गुणसूत्र और डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाएगी, या फिर आपका है 48 गुणसूत्र, डीएनए की मात्रा समान रहती है। क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 गुणसूत्र। ठीक है, 24 गुणसूत्र और डीएनए की मात्रा कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। ये आपका है, यहाँ पे आपका 24, 48, 24, 48। ठीक है, एक जगह पे डीएनए समान हो रहा है, एक जगह पे दुगनी हो रही है, एक जगह पे दुगनी हो रही है, तो एक जगह पे आपका समान हो रहा है। ठीक हो गया, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। During the S synthesis phase, DNA replication takes place, so the amount of DNA doubles. Example from 2C to 4C. However, the chromosome number remains the same, 24, because the sister chromatids remain attached at the same centromere. S synthesis चरण के दौरान
डीएनए का प्रतिकृतिकरण रेप्लिकेशन होता है जिससे डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। हालांकि गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड्स एक ही सेंट्रोमियर पर जुड़े होते हैं। ठीक है, अब आगे को बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विच सेल ऑर्गेनेलिज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयडल hormones in animal cells and plays a major role in detoxification of drugs। जंतु कोशिकाओं में स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनेलिज जिम्मेदार है और दवाओं के विसरण डिटॉक्सिफिकेशन में प्रमुख भूमिका निभाता है? आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस या फिर लाइसोसोम? कौन सा है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER इज द मेजर साइट फॉर लिपिड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस इन लिवर सेल्स। इट कंटेन्स एंजाइम्स दैट डिटॉक्सिफाई ड्रग्स एंड पॉइजन्स। चिकनी अंतःप्रदेवीय जालिका लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन संश्लेषण का मुख्य स्थल है। यकृत कोशिकाओं में इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो दवाओं और विषाक्त पदार्थों को विसरहित करते हैं। ठीक हो गया, अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है ये भी। अ मेजर ब्रेक थ्रू इन अंडरस्टैंडिंग सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो इन 1855। वट फ्रेज डिड ही यूज टू एक्सप्लेन दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट और हमने पढ़ा भी है ये। ठीक है, 1855 में रुडोल्फ विर्चो द्वारा कोशिका सिद्धांत को समझने में एक बड़ा बदलाव लाया गया था। उन्होंने यह समझने के लिए किस वाक्यांश का उपयोग किया था कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है? उन्होंने क्या ऐसा कहा था कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, या उन्होंने ऐसा कहा था पोस्ट हॉक एर्गो प्रोटर हॉक, या उन्होंने कहा सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, या फिर उन्होंने कहा ऑर्गेनम एक्स सेल्यूला? क्या कहा था फिर उन्होंने? जो बच्चा पहले से बीजे एजुकेशन के चैनल से जुड़ा होगा, जिसने सारी क्लास देखी होगी, तो उसको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। रुडोल्फ विर्चो modified the cell theory by adding the concept of omnicellular e cellula, which literally translates from Latin as all cells arises from pre-existing cells। रुडोल्फ विर्चो ने omnicellular e cellula की अवधारणा को जोड़कर कोशिका सिद्धांत को संशोधित किया, जिसका लैटिन से शाब्दिक अनुवाद है सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फिर। Which of the following proteins forms the spindle fibers that assist in the movement of chromosomes during cell division? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन तर्कुतंतु स्पिंडल फाइबर बनाता है जो कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की गति में सहायता करता है? एक्टिन, मायोसिन, ट्यूबिलिन या फिर केराटिन? क्या है फिर इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबिलिन। ठीक है, spindle fibers are composed of microtubules which are primarily made up of the protein tubulin. These fibers attach to the kinetochores of chromosomes to pull them apart। ठीक है, तर्कुतंतु सूक्ष्म नलिकाओं से बने होते हैं जो मुख्य रूप से ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़कर उन्हें अलग खींचते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इन प्लांट सेल्स cytokinesis division of cytoplasm occurs differently than in animal cells. What structure is formed at the center of plant cell during this process? पादप कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन जंतु कोशिकाओं की तुलना में भिन्न होता है। इस प्रक्रिया के दौरान पादप कोशिका के केंद्र में कौन सी संरचना बनती है? क्लीवेज फरो, विदलन खांच, सेल प्लेट, कोशिका पट्टिका, टोनोप्लास्ट, सेंट्रोसोम? क्या होता है फिर, कौन सी बनती है? तो इसका राइट आंसर है आपका सेल प्लेट, ऑप्शन नंबर बी। प्लांट सेल्स हैव अ रिजिड सेल वॉल सो दे कैन नॉट फॉर्म अ क्लीवेज फरो। इंस्टेड दे फॉर्म अ सेल प्लेट इन द सेंटर विच ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल सेल वॉल।
पादप कोशिकाओं में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसलिए वे विदलन खांच क्लीवेज फरो नहीं बना सकती। इसके बजाय वे केंद्र में एक कोशिका पट्टिका सेल प्लेट बनाती है, जो मौजूदा पार्श्व कोशिका भित्तियों से मिलने के लिए बाहर की ओर बढ़ती है। ठीक हो गया, नोट करते रहिएगा जो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है। अगला है The fluid mosaic model of the plasma membrane suggested that lipids and integral proteins can move laterally. Which component maintains membrane fluidity in animal cells during temperature fluctuation? प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल बताता है कि लिपिड और अभिन्न प्रोटीन पार्श्व में स्थानांतरित हो सकते हैं। तापमान में उतार चढ़ाव के दौरान जंतु कोशिकाओं में झिल्ली की तरलता को कौन सा घटक बनाए रखता है? फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल या फिर एक्वापोरिन्स? कौन सा बनाए रखता है फिर बताइए? हमने पढ़ा है ये भी, तो इसका राइट आंसर है आपका कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कोलेस्ट्रॉल एक्ट एज अ टेम्परेचर बफर फॉर ऑल द सेल मेम्ब्रेन। अब ये भी पूछ सकता है, हाँ, टेम्परेचर बफर करके सेल मेम्ब्रेन का कौन होगा? कोलेस्ट्रॉल। At high temperatures, it restrains movement for phospholipids, and at low temperatures, it prevents close packing, maintaining fluidity. कोशिका झिल्ली के लिए तापमान बफर के रूप में कार्य करता है, जो कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के लिए कैसे काम करता है? तापमान बफर के रूप में। उच्च तापमान पर यह फॉस्फोलिपिड्स की गति को रोकता है और कम तापमान पर उन्हें कसकर जमने से रोकता है, जिससे तरलता बनी रहती है। देखिए कितना अच्छा काम है इसका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। देखिए दो काम होते हैं, उच्च तापमान पर यह फॉस्फोलिपिड्स की गति को रोकता है, ठीक है, और कम तापमान पर उन्हें कसकर जमने से रोकता है, जिससे तरलता बनी रहती है। अगला है, ड्यूरिंग माइटोसिस द न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियल्स कंप्लीटली डिसअपियर ड्यूरिंग विच स्टेज? समसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका किस चरण के दौरान पूरी तरह से गायब हो जाते हैं? अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, मेटाफेज या एनाफेज? क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है आपका लेट प्रोफेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बाय द एंड ऑफ प्रोफेज, लेट प्रोफेज, द न्यूक्लियल्स, न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर कंप्लीटली, मार्किंग द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। प्रोफेज के अंत तक लेट प्रोफेज केंद्रक केंद्रिका झिल्ली, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और अंतः प्रदव्य जालिका पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, जो मेटाफेज में संक्रमण का संकेत है। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज चेक पोस्ट ऑफ द सेल और ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल ड्यू टू इट्स रोल इन सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स? निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन की छटनी और पैकेजिंग में इसकी भूमिका के कारण कोशिका का चेक पोस्ट या कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? किसको कहा जाता है फिर? अंतः प्रदव्य जालिका को कहा जाता है, गोल्जी उपकरण को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, या फिर राइबोसोम को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, द गोल्जी एपरेटस मॉडिफाइज, सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स रिसीव्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर सेक्रेशन और डिलीवरी टू अदर ऑर्गेनेलीज, हैंस द निकनेम ट्रैफिक पुलिस। गोल्जी उपकरण स्राव या अन्य अंगकों तक पहुंचाने के लिए अंतः प्रदव्य जालिका से प्राप्त प्रोटीनों को संशोधित, छांटता और पैक करता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस का उपनाम दिया गया है। अगला है, कॉल्चिजिन इज अ माइटोटिक पॉइजन ड्रग यूज्ड इन लेबोरेटरी स्टडीज। इट हॉल्ट्स सेल डिवीजन स्पेसिफिकली एट विच स्टेज बाय प्रिवेंटिंग स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन? कॉल्चिजिन प्रयोगशाला अध्ययनों में उपयोग की जाने वाली एक सूत्री विभाजन विष माइटोटिक पॉइजन दवा है। यह तर्कु तंतु के गठन को रोककर विशेष रूप से किस चरण में कोशिका विभाजन को रोकती है? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या फिर टीलोफेज में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज में। ठीक है, कॉल्चिजिन इनहिबिट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉलीमराइजेशन, प्रिवेंटिंग spindle fiber formation, the arrest the cells at metaphase, making it useful for studying karyotypes, chromosomes structures। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद है आगे की ओर, which of the following structure is present in prokaryotic cells but completely lacks a membrane wrapping? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद होती है लेकिन उसमें झिल्ली का आवरण पूरी तरह से अनुपस्थित होता है? मीजोसोम, राइबोसोम, समावेशनकाय या फिर बी और सी दोनों? क्या होगा फिर?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70S गैर झिल्लीबद्ध अंग है। इसी तरह से समावेशन इकाई इंक्लूजन बॉडीज आरक्षित सामग्री के भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली है भी किसी झिल्ली प्रणाली से बंधे नहीं होते हैं। अगला है द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व्स एन एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइजमेटा बिकम विजिबल ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन प्रोफेज फर्स्ट के किस चरण के दौरान सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स घुल जाता है और काइजमेटा नामक एक एक्स आकार की संरचनाएं दिखाई देने लगती है? पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेंसिस या फिर जाइगोटिन। ये भी हमने पढ़ा था, किस में होता है? डिप्लोटिन में। ठीक है, द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल complex occurs at the beginning of the diplotin stage. The homologous chromosomes tend to separate from each other except at the sites of crossover forming X-shaped chiasmata. ठीक है, अगला प्रश्न है Lysosomes are called suicidal bags because they contain hydrolytic enzymes. Under what pH condition do these enzymes optimally function? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि उनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम किस पीएच स्थिति के तहत बेहतर रूप से कार्य करते हैं? स्ट्रांगली एल्कलाइन, अत्यधिक क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या फिर थोड़ा क्षारीय। किस में करते हैं फिर? तो ये करते हैं आपका अम्लीय में। ठीक है, एसिडिक में, ऑप्शन नंबर सी। Lysosomal enzymes acid hydrolase are optimally active at the end at an acidic pH of around 4.5 to 5. The lysosome maintains this pH by pumping hydrogen ions H positive into its interior. ठीक है, लाइसोसोमल एंजाइम अम्लीय हाइड्रोजन लगभग 4.5 से 5 के अम्लीय pH पर इष्टतम रूप से सक्रिय होते हैं। लाइसोसोम अपने आंतरिक भाग में हाइड्रोजन आयनों H पॉजिटिव को पंप करके इस pH को बनाए रखता है। अगला है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन द इंटरफेज ऑफ द सेल साइकिल? कोशिका चक्र के अंतरा अवस्था में चरणों का सही कालानुक्रम क्या है? G1 से G2 में, फिर S में, S से G1 में, फिर G2 में, G1 से S में, फिर G2 में। ठीक है, वो आपका ऐसे राइट एरो है। ठीक है, उसके ग्रेटर देन मत समझना उसको। फिर G2 से S में, फिर G1 में। कौन सा सही होगा फिर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, G1 से S में, फिर G2 में। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 सीक्वेंशियल फेज। G1 फेज यानी गैप 1 फर्स्ट ग्रोथ, S फेज सिंथेसिस एंड G2 फेज गैप 2 सेकेंड ग्रोथ बिफोर एंटरिंग द M माइटोटिक फेज। अंतर अवस्था इंटरफेज को M माइटोटिक चरण में प्रवेश करने से पहले 3 क्रमिक चरणों में विभाजित किया गया। G1 चरण गैप 1, फिर S चरण सिंथेसिस और उसके बाद G2 चरण यानी गैप 2। तो आप समझ गए आप क्या होगा? इंटरफेज से यदि कोई चीज़ कहाँ पहुँच रही है, माइटोटिक में जा रही है, माइटोटिक में जा रही है, तो आपको 3 चरण से गुजरना होगा। G1 गैप 1, फिर आपका आएगा सिंथेसिस, फिर आएगा गैप 2, उसके बाद जाके माइटोटिक चरण आएगी। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स contain its own DNA and 70S ribosomes supporting the एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना में अपना स्वयं का DNA और 70S राइबोसोम होता है जो विकास के एंडोसिम्बायोटिक अंतःसहजीवी सिद्धांत का समर्थन करता है? गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर सेंट्रियोल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, Mitochondria and chloroplast contain circular DNA and 70S ribosomes similar to prokaryotes. This supports the theory that they evolved from engulfed prokaryotic organisms. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में गोलाकार डीएनए और 70S राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक के समान यह इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि वे निगल गए प्रोकैरियोटिक जीवों से विकसित हुए, निगले गए। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला प्रश्न ड्यूरिंग माइटोटिक एनाफेज व्हाट क्रिटिकल इवेंट अकर्स टू क्रोमोसोम्स। समसूत्री विभाजन के एनाफेज के दौरान गुणसूत्रों के साथ कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित होती है? कौन सी होती है फिर?
गुणसूत्र भूमध्य रेखा पर संरेखित होते हैं, समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, सेंट्रोमियर विभाजित होते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, या फिर क्रोमेटिन संघनित होकर गुणसूत्रों में बदल जाता है। क्या होगा फिर राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो सेंट्रोमियर है स्प्लिट्स एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स व्हेन, कब? ड्यूरिंग माइटोटिक एनाफेज। ठीक है, तो जो आपका समसूत्री विभाजन के एनाफेज के दौरान है, गुणसूत्रों में महत्वपूर्ण घटना क्या होती है? फिर वहाँ पे सेंट्रोमियर विभाजित होते हैं और जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ने लगते हैं। इन एनाफेज ऑफ mitosis, the centromere splits, allowing the individual sister chromatids, now called daughter chromosomes, to be pulled towards opposite poles of the cell। ठीक है, समसूत्री विभाजन के एनाफेज में सेंट्रोमियर विभाजित होता है, जिससे व्यक्तिगत सिस्टर क्रोमेटिड्स, जिन्हें अब संतति गुणसूत्र कहा जाता है, कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर खींच लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग propose the cell theory stating that plants and animals are composed of cells। निम्नलिखित में से किसने कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित किया था, जिसमें कहा गया था कि पौधे और जानवर कोशिका से बने होते हैं? किसने कहा था फिर? रॉबर्ट हुक और लियोन हॉक ने कहा था, मैथियास सिल्डन एंड थियोडोर स्वान ने कहा था, वॉटसन एंड क्रिक ने कहा था, या फिर सिंगर एंड निकोलसन ने कहा था? किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैथियास सिल्डन एंड थियोडोर स्वान। जब हमने सेल थ्योरी वाली क्लास ली थी तो वहाँ पे भी हमने बताया था। ठीक है, मैथियास सिल्डन अ जर्मन बॉटनिस्ट 1838 एंड थियोडोर स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट 1839 जॉइंटली फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द क्विसेंट स्टेट G0 इन द सेल साइकिल? कोशिका चक्र में शांत चरण या निष्क्रिय चरण G0 क्या होता है? क्या होता है फिर आपका? बताइए। देखिए ऐसे करके आएगा G0 ऐसा लिखा होगा। ठीक है, द स्टेज वेयर सेल रेप्लिकेशन इज फास्टेस्ट, वह चरण जहां कोशिका का प्रतिकृतिकरण सबसे तेज होता है। द एग्जिस्ट ऑफ सेल फ्रॉम द सेल साइकिल ड्यू टू लैक ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स और डिफरेंशिएशन, विकास कारकों की कमी या विभेदन के कारण कोशिका चक्र से कोशिकाओं का बाहर निकलना। द फाइनल स्टेज ऑफ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का अंतिम चरण, या अ चेक पॉइंट बिटवीन S एंड G2 फेज, या फिर S और G2 चरण के बीच का एक चेक पॉइंट। क्या कहते हैं फिर? G0। ठीक है, क्या कहते हैं बताइए? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विकास कारकों की कमी या विभेदन के कारण कोशिका चक्र से कोशिकाओं का बाहर निकलना। Some cells do not divide further and exist the G1 phase to enter an inactive stage called the quiescence stage. These cells remain metabolically active but no longer proliferate unless called upon to do so. कुछ कोशिकाएं आगे विभाजित नहीं होती और गैपन चरण से बाहर निकलकर एक निष्क्रिय चरण में प्रवेश करती है, जिसे हम शांत चरण भी कहा जाता है। ठीक है, ये कोशिकाएं चयापचयी रूप से सक्रिय रहती है, लेकिन तब तक विभाजित नहीं होती जब तक ये आवश्यकता ना हो, जैसे हृदय या तंत्रिका कोशिकाएं। तो ये जो आपका शांत चरण है ये भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या कहते हैं? और कोशिका चक्र में शांत चरण या निष्क्रिय चरण क्या होता है? ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, Which cell junction is specially designed to prevent leakage of substances across a tissue layer in animal body? जंतुओं के शरीर में ऊतक की परत से पदार्थों के रिसाव को रोकने के लिए विशेष रूप से कौन सा सेल जंक्शन कोशिका संधि डिजाइन की गई है? कौन सी है फिर? गैप जंक्शन, एड्रिंग जंक्शन, टाइट जंक्शन, या फिर प्लाज्मोडेस्माटा? क्या होगा फिर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइट जंक्शन। ठीक है, टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। गैप जंक्शंस ऑन द अदर हैंड अलाउ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ आयंस वाइल प्लाज्मोडेस्माटा आर फाउंड इन प्लांट सेल्स। पदार्थों को ऊतक से बाहर लीक होने से रोकने में मदद करते हैं। दूसरी ओर गैप जंक्शन आयनों के स्थानांतरण और संचार की अनुमति देते हैं, जबकि प्लाज्मोडेस्माटा पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक हो गया?
तो यहाँ पे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो बीजे एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसकी PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।